हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, और आप ये लेक्चर देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के वजह से सब कोई घर में रह रहा है, तो इसके वजह से आपके पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, तो इसको लेकर हम लोग ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और ये गुरुकुल क्लासेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग का नया अपडेट्स या नया वीडियोस आए तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे रिलेशन। अच्छा, ये दो पार्ट चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ रिलेशन और सुमित सर पढ़ा रहे हैं मैट्रिसेज। ठीक है, तो दोनों पार्ट आप करते जाइए, दोनों पार्ट का नोट्स भी बनाते जाइए उस पर। अब जैसे मैं पिछले क्लास में होमवर्क नहीं दिया था, बट आज से मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, मैं आज से क्वेश्चन भी दूंगा, वो आपको बनाना है, और जो प्रॉब्लम होगा वो आप बोलेंगे, मैं अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा लाइन बाय लाइन नोट्स बनाना है, कॉपी लेकर बैठना है, कॉपी में लिखते जाना है, कॉपी में नोट करते जाना है, तब जाके आपको इसका फ़ायदा होगा। तो रिलेशन का ये सेकंड लेक्चर है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसेट के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर तब हम लोग पढ़े थे रिलेशन। तो ये रिलेशन होता क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। रिलेशन पिछले क्लास में बताया थे क्या होता है। तो ए से बी में कोई रिलेशन तब होता है, उसको बोलते हैं जो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो। मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेने, उसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ए कोई सेट है, बी सेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, हाँ, और ये जो चीज़ है अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वो 11th का पार्ट था, और आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्योरली 12th का पार्ट है। और ये पूरा जो भी आज पढ़ेंगे वो 12th बोर्ड में आएगा, तो इसलिए इसको केयरफुल होकर पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ताकि बोर्ड में आए तो आप 4 के आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, ये ए सेट नहीं है, जैसे सेट ए होता है वो नहीं है, ए आर्टिकल है जो ऐसे लिखा जाता है, सिंपल छोटा लिखते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट ये क्या होता है? तो सिंपल हम लोग जैसे देखे थे रिलेशन, वो क्या होता है कि ए से बी में होता है। तो ए से ए में ही अगर हम ले लें, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वाला एक ही सेट ले लें, तो उसको बोल देंगे रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, मतलब कोई सेट ए है तो ए से ए में रिलेशन ले लें, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट ले लें। याद करो, ए से बी में रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, ए से ए में रिलेशन लेना है मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट। तो पहले लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। लिखते हैं इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मतलब ए से ए में रिलेशन, हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए सेट किसको बोलेंगे? तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए को बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे हम लें कोई सेट A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो A क्रॉस A ही निकालना है। वहाँ पे क्या था, रिलेशन फ्रॉम A टू B में क्या था, तो A से B में रिलेशन लेना होता था। यहाँ क्या है, तो A से A में ही रिलेशन लेना है, तो वहाँ A से B में रिलेशन लेना होता था, तो A क्रॉस B निकालते थे। यहाँ A से A में ही रिलेशन लेना है, तो फिर से एक बार A पहले लिख देते हैं और A क्रॉस A निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, A क्रॉस A, और इसका कोई भी सबसेट ले लेंगे तो वो हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। जैसे 1 2 3 है और A फिर से लिख दिए 1 2 3। अब सोचो A क्रॉस A क्या होगा, तो 1 1 1 1, फिर 1 के साथ किसका 2 1 2 1 3, फिर होगा 2 1 2 2 और 2 3, फिर 3 के साथ तीनों का तो हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये हो गया A क्रॉस A। अब इसका कोई भी सबसेट ले लो तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है। तो इसका कोई भी सबसेट ले लो, जैसे कि हम ले लिए R1, तो R1 कोई भी एक सबसेट ले लो, मान लो 1 1, कुछ भी 1 2, और मान लो ले लिए एक 3 1 3 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन ऑन ए सेट A। ये कहलाएगा रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है। या हम ऐसे कोई भी ले लें, R2 ले लें, मान लो कि हम ले लें 1 1 2 2 और 3 3, तो ये भी कहलाएगा क्या, रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है। तो रिलेशन ऑन ए सेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A से A में जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है। तो आगे हम लोग जितने भी चीज़ देखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, या 12th में जो भी चीज़ देखना है, वो रिलेशन फ्रॉम A टू B नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम A टू A ही होगा। यानी रिलेशन ऑन ए सेट पे ही हमको सब कुछ देखना है इसके आगे, ठीक है। जैसे रिलेशन ऑन ए सेट बोले, इसका मतलब एक ही सेट देगा और उसी से उसी का क्रॉस पहले निकाल लेना है, मतलब A क्रॉस A निकाल लेना है, और उसके बाद उसका सबसेट लेना है, तो वो हो जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। हम लोग पहले देख चुके हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और ये देख रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो सोचो कोई सेट है जिसमें P एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बराबर कितना है P, A में P एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितना होगा, तो सिंपल P इंटू P यानी कि P स्क्वायर। A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो P स्क्वायर। अब देखो हमको लिखना है नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट A, तो क्या लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब सोचो किसी सेट में, मान लो कोई सेट है A, इसमें P एलिमेंट है, या कुछ और लो, नहीं तो तुम लोग इधर से रिलेट कर दोगे। कोई सेट है जिसमें मान लो कि कुछ भी ले लें, जैसे Z एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, पिछले क्लास में बताए थे, ये होता है 2 टू द पावर Z। किसी सेट में Z एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर Z। तो वैसे ही नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A चाहिए, तो देखो A क्रॉस A में कितना एलिमेंट है, तो P स्क्वायर एलिमेंट है। तो किसी सेट में P स्क्वायर एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर P स्क्वायर। क्या होगा, 2 टू द पावर P स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टू द पावर P स्क्वायर हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है।
ये हो गया किसी सेट में किसी सेट में p एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ रिलेशन उसमें कितना बनेगा, a से a में तो 2 का पावर p स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a बराबर मान लो 3 है, पिछला ही सेट है, जैसे a इक्वल टू ले लो 1 2 3, तो बोले इसमें a से a में कितना रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है, तो 3 है, मतलब p के जगह पे कितना आ गया 3। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट a इक्वल टू क्या होगा, तो 2 टू द पावर p स्क्वायर। 2 टू द पावर होता है p स्क्वायर और p के जगह पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 2 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 यानी 512। तो टोटल 512 रिलेशन बनेगा a से a में, ठीक है। तो ऐसे ही किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो तो हम लोग उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो तो नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। अभी जो बताया वो मतलब a से b में नहीं, a से a में, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ a से a में चलेगा। तो सबसे पहला रिलेशन होता है वो होता है एम्प्टी या वॉइड या नल रिलेशन, ठीक है। जनरली एम्प्टी रिलेशन ही बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कि एम्प्टी रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई सेट ए है उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो तो उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जैसे बोलेंगे ए रिलेशन आर on a set A is said to be empty relation if no elements of related to any elements of सेट ए। क्या बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जैसे कि नो एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे छोटा था, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। चलो तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सा एम्प्टी रिलेशन होगा। तो मान लो कोई सेट ए ले और कोई सेट हम ले लें सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। मान लो तुम्हारे क्लास का सभी बॉयज का सेट ले लिए हम सेट ए में, ठीक है। और मान लो क्लास में एक भी गर्ल्स नहीं है, केवल बॉयज ही हैं, और बोले एक रिलेशन ऐसे बोले हम लोग आर इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी, और ए बी से रिलेटेड होगा, मतलब एक बॉयज दूसरे बॉयज से रिलेटेड होगा। और कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, देखना कौन किससे रिलेट होगा, कंडीशन लिखने के बाद बताना। ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब सोचो यहाँ पे बोल रहे हैं ए इज सिस्टर ऑफ बी, अब सारे स्टूडेंट जो भी क्लास में है वो बॉयज ही हैं। तो सोचो, और इस केस में हम बोले ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो कोई भी बॉयज़ किसी बॉयज़ का तो सिस्टर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कोई भी बॉयज़ किसी बॉयज़ से रिलेटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, फाई, ठीक है। ये हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। ये जो रिलेशन है हम लिखे हैं ये हो जाएगा कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अगर लिखते ए इज़ ब्रदर ऑफ बी तो हो सकता है कि एक ही फैमिली के दो बच्चे हो या भाई लगते हो, मौसा मौसी का लड़का या बुआ का लड़का हो,
तो हो सकता है कि वो वैसे हो सके, मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी लिखें तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे लिखे ए इज सिस्टर ऑफ बी तो कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपने इम्पैटी रिलेशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो बोलते हैं कि अगर ए का सारा एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, देखो दोनों बार यही बोल रहे हैं क्योंकि ए से ए में रिलेशन है, तो ए से ए में रिलेशन इस तरीके से हो कि ए का सारा एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, ठीक है, तो उसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखो लिख रहे हैं ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be universal relation if each elements of set A is are related to each elements of सेट ए, ठीक है। मतलब ए का सारा एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो क्या बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। मतलब सारा एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो जाना चाहिए तो उसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं वही वाला, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ठीक है। और यहां पे मैं एक रिलेशन ले रहा हूं आर इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो क्लास है सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, हम मान लेते हैं कि ये जो क्लास है ये पूरा आइडियल क्लास है, ठीक है। आइडियल क्लास इन द सेंस कि किसी को किसी से झगड़ा नहीं है, ठीक है, सभी एक दूसरे के फ्रेंड है, ठीक है। वैसे एक्चुअली तो होता नहीं है, ठीक है, बट मैथमेटिक्स है तो माना तो जा सकता है, ठीक है। तो मान लिए कि पूरा आइडियल क्लास है, सब एक दूसरे से मतलब कि सबको किसी को भी किसी से झगड़ा नहीं है, ठीक है। और हम बोले ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी तो क्या बोलोगे, सारे एलिमेंट सारे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये आइडियल क्लास अगर होता है और बोले ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी तो यहाँ तो सबके फ्रेंड है तो सारे स्टूडेंट क्या होंगे, सबसे रिलेट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और सारे स्टूडेंट अपने आप के तो फ्रेंड होते ही हैं, यहाँ अब ले सकते हो, या और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे ए इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3, ठीक है। और एक रिलेशन लेना है ऐसे आर इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस सेट के लिए क्या, ये तो हर एक सेट के लिए सारा एलिमेंट सभी से रिलेटेड होगा, मतलब सबके लिए ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर का डिफरेंस का मॉड ले ले तो वो 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड होगा। मतलब मान लो 1 देखना है 1 से रिलेटेड है कि नहीं, तो देख लो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके तो 0 आता है, 0 तो 0 के बराबर होता ही है, तो ग्रेटर देन भी है इक्वल टू है, तो 0 0 के बराबर होता है तो वो होगा, यानी कि 1 1 से भी रिलेटेड होगा। 1 2 से देख लो तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, लेकिन मॉड जैसे ही लोगे वो 1 आ जाएगा, तो 1 क्या होगा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 से भी रिलेट होगा, वैसे ही 1 3 से भी रिलेट होगा। मतलब किसी भी दो का डिफरेंस लोगे और उसका मॉड निकालोगे तो वो 0 से बड़ा आएगा या नहीं तो बराबर आएगा। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3,
फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन? तो हम लोग बोलेंगे कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब उस सेट का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, पहले लिख देते हैं हम डिफिनेशन। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज said to be identity relation if each elements of set A is related to itself only। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड जो हम लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके डिफिनीशन को समझने के लिए। बोले हैं ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे ईच और ओनली जो दो वर्ड है वो इसके डिफिनीशन को समझाने में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या बोले हैं, ये ऐसे ही है, यहाँ से मेन शुरू होता है कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। जैसे हम कोई सेट लें ए इक्वल टू मान लो 1 2 3, तो पहले ए क्रॉस ए क्या होता है, ये हो जाता है 1 1 1 2 1 3, 1 का तीनों के साथ, फिर 2 का तीनों के साथ 2 1 2 2 और 2 3, फिर 3 का तीनों के साथ 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, अब हम बोलें कि सेट ए है तो इसमें कोई एक रिलेशन लिखना है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा, वो जो रिलेशन लिखेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब ए का सारा एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, तो खुद से रिलेटेड हो। और ओनली लिखे हैं मतलब सिर्फ सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब अब कोई नया से कोई एलिमेंट किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आर इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं ऐसे 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है तो 1 1 2 2। ठीक है, ये और लिख रहे हैं R1 कर देते हैं, R2 एक रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 और 3 3 और एक और लिख देते हैं 1 2। चलो, और R3 लिख रहे हैं एक और 1 1 2 2 3 3। वो हम बोले R1 R2 R3 में से बताओ कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए बोले हैं अभी कि सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ईच लिखे है ना यहाँ पे, ईच पे अंडरलाइन किए हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, मतलब पहला एलिमेंट हो गया चलो अपने आप से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड है, मतलब दूसरा एलिमेंट भी अपने आप से रिलेटेड हो गया। लेकिन देखो 3 जो है 3 3 से रिलेटेड इसमें नहीं है, तो बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए इटसेल्फ। तो देखो यहाँ पे ईच एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तीसरा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो बोलेंगे नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन।
ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों, कारण भी लिख सकते हो, बिकॉज। अब देखो कारण लिखने के लिए थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं एक चीज। जैसे कोई एक रिलेशन है, जैसे यही है एक, मान लो रिलेशन लेते हैं, यही रिलेशन लेते हैं, तो इसमें वन वन से रिलेटेड है, तो वन वन से रिलेटेड है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन रिलेटेड टू वन। टू टू से रिलेटेड है तो हम लोग लिखेंगे टू रिलेटेड टू टू, टू आर टू का मतलब टू रिलेटेड टू टू। ठीक है, अब देखो कोई चीज जैसे थ्री थ्री से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थ्री नॉट रिलेटेड टू थ्री। इसमें वन टू से रिलेटेड नहीं है तो बोलेंगे वन नॉट रिलेटेड टू टू। ठीक है, मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट है उसके लिए ऐसे लिखेंगे और जो इसमें एलिमेंट नहीं है उसके लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं हम लोग, बोले हैं कि नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसमें थ्री थ्री से रिलेटेड नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए था कंडीशन, कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, तो इसमें एक एलिमेंट है थ्री जो कि अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज थ्री नॉट रिलेटेड टू थ्री। इसमें थ्री थ्री से रिलेटेड नहीं है तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया है ये बात कि इसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोलेंगे। चलो आ गया, फिर R2 को देखो, R2 आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो चेक करो क्या बोले हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, लास्ट में ओनली, तो ओनली हो सकता है, इसको छांट देगा। तो देखो बोला गया है कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, वन वन से होना चाहिए तो है, टू टू से होना चाहिए तो है, थ्री थ्री से होना चाहिए तो है। अब देखो बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सारा एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए बस, अब इससे ज्यादा कोई लफड़ा नहीं बनता है। यहाँ पे देखो नया आ गया वन टू से रिलेटेड, सिर्फ इतना ही होता तो आइडेंटिटी होता, यहाँ पे वन टू से रिलेटेड हो गया, इसको भी बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या बोलेंगे, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, बिकॉज इसका कारण, तो इसका कारण ये है कि इसमें वन टू से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज वन रिलेटेड टू टू, एक नया चीज आ गया इसमें, इतना ही तक रह जाता तो बोलते आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें नया आ गया तो बोलेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो अब तो ये जो है ये आप खुद बता दोगे, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो वन वन से रिलेटेड, टू टू से रिलेटेड, थ्री थ्री से रिलेटेड, और बस इतना ही होना चाहिए, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है, तो ये बोल देंगे ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब मान लो चार एलिमेंट है, कोई सेट ए है, उसमें वन टू थ्री फोर और एक और ले लो, पांच एलिमेंट ले लो, पांच। बोले कि इससे एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है तो क्या करना होगा, सीधे तो सारे एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड कर दो, मतलब कि वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, तो ये हो जाएगा क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अगर इसमें हम एक भी छोड़ दें, जैसे वन वन ही छोड़ दें या कोई भी एक छोड़ दें, तो बोलेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड कर दें, जैसे वन टू लिख दें, तो भी फिर से आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं होगा। तो आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिलेशन आर है, बोलेंगे ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी, इसको नोट में करके लिख लेना, सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इफ A related to A for all A belongs to set A only,
ठीक है, ओनली, ओनली लगाना ज़रूरी है। ये हो तो बोलेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बोला गया है ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए खुद से ही रिलेटेड हो। अब फिर ये देखो, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं क्या, फॉर ऑल, ठीक है, उल्टा ए और इधर थोड़ा निकला हुआ, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, और ऐसा उल्टा ई को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो ये कहीं पे भी आए तो इसको पढ़ना फॉर ऑल, और ये है देयर एग्जिस्ट। तो क्या बोले हैं कि ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए से ही रिलेटेड होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट के लिए ए से रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब हो गया। और ओनली लिखे मतलब बस उतना ही होना चाहिए, ए से ही रिलेटेड होना चाहिए, बाकी अब कोई नया कोई किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये होगा चौथा, शायद फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब थोड़ा करवट बदल लो, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो पूरा थोड़ा एक बार सांस ओस ले लो और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे तब, ठीक है। ये आता है, यही तीन चीज़ तो बस मेन समझना है। ये तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा और अच्छे से रिलेशन समझ पाए इसलिए करते हैं। मेन तीन ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब 4 5 6। अगला जो 3 आ रहा है मतलब ये एक और आगे 2 आएगा, वही मेन है, बाकी तो सब ऐसे ही है, ठीक है। तो समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो देखो, बोलेंगे ए रिलेशन ऑन ए सेट, या ए रिलेशन आर लिख देते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज said to be reflexive if each elements of set A is related to itself, ठीक है। ये तो आप अगर गौर से ये चीज़ पढ़ रहे हो, ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखोगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस थोड़ा सा का गैप होता है। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या लिखे थे, आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन लिखे थे कि ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और ओनली लिखे थे। इसको देख लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ईच एलिमेंट, देखो यहाँ पे आओ पढ़ो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस ओनली छोड़ा गया है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बस यही होता है, वहाँ पे ओनली लिखा जाता है, यहाँ पे ओनली लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोले हैं ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ए छूट गया है, ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तुम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल समझते हो। ए इक्वल टू, अगर हम लिखें 1 2 3, ठीक है, तो ए क्रॉस ए पहले लिख लो, ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये तो ये ए क्रॉस ए हो गया। अब हम एक रिलेशन लिख रहे हैं ऐसे, R1 मान लो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, चलो 1 1 2 2, बस। R2 एक लिख रहे हैं 1 1
2 2 3 3 और एक और 2 1 लिख देना है, सेम उसी के जैसा। और R3 एक और यहाँ भी लिख रहे हैं ऐसे 1 1 2 2 3 3। इसमें पहचान करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो डिफिनीशन पर हो क्या बोला जा रहा है, ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बस मतलब सारा एलिमेंट, ईच यहाँ पे है, ओनली नहीं है बट ईच तो है, तो सारा एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, चलो 1 तो हो गया अपने आप से रिलेटेड। 2 देखो 2 भी अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ 3 अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो डिफिनीशन बोल रहा है कि ए का सारा एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट्स, ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, बिकॉज बोलेंगे 3 नॉट रिलेटेड टू 3, यहाँ पे 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो बोलेंगे ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए, बस। वहां पे क्या था, अच्छा पहले R2 देखो तब पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 1 2 2 3 3, तो बोले हैं कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 3 से हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा आए या नहीं आए वो देखना ही नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। केवल रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए का सारा एलिमेंट बस अपने आप से रिलेटेड हो जाए। अब क्या लफड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से हो गया, कुछ आए चाहे नहीं आए ये अब रिफ्लेक्सिव होना ही है, कोई इसको रोक सकता नहीं है। तो इसको बोलेंगे ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इस एग्जाम्पल को देखने के बाद डिफरेंस समझ में आएगा क्या होता है। तो वहां पे था ओनली, वहां पे क्या था आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली, मतलब सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन केवल वही होना चाहिए, मतलब केवल सारा एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, बाकी कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव में क्या है, इसको बस अपने से मतलब है कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए, बाकी अब आगे क्या होता है नहीं होता है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए बस सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। R3 देख लो, R3 में क्या है कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गया, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। अब आए मतलब और दूसरा कोई किसी से रिलेटेड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए तो इसको बोल देंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये देखो ये जो R3 रिलेशन था वो आइडेंटिटी रिलेशन भी था और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। ठीक है, और ये रिलेशन देखो, ये जो था वो आइडेंटिटी नहीं था क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया 2 1, लेकिन रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया, क्योंकि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, बस इतना काफी है रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो ये जो था वो आइडेंटिटी नहीं था लेकिन रिफ्लेक्सिव है, और ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो इस तरीके से हम एक नोट छोटा सा लिख सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ध्यान से देखना, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मतलब इच लगा सकते हो, इच तब ज़्यादा
कन्वर्स करने में बेटर होगा। ईच आइडेंटिटी रिलेशन, जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। लेकिन इसका उल्टा बोले कि जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सारा आइडेंटिटी होगा, ये कहना गलत होगा। क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो जितना भी रिफ्लेक्सिव होगा वो सारा आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको भी नोट में लिख लो, नोट सेकंड, इसको फर्स्ट बना दो। नोट सेकंड लिखेंगे कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट is said to be identity if r equal to a such that, या ऐसे लिख दो ए बी लिखो, ए बी ज़्यादा बेटर होगा, r equal to a b, अरे नहीं गड़बड़, बी नहीं, ए ही सही था, ए सही था। आर इक्वल टू ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्या बोले हैं कि कोई रिलेशन आर सेट टू बी, गलती हो रहा है, आइडेंटिटी नहीं, हम लोग रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं, बी सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ आर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो आइडेंटिटी का ये डिफिनीशन लिखे थे तो क्या किए थे, आइडेंटिटी के डिफिनीशन में था कि यहाँ पे एक ओनली भी लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, बस यहाँ पे आर इक्वल टू ए से रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट के लिए ए खुद से रिलेटेड हो जाना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी में क्या था, तो ओनली लगा हुआ था, यहाँ पे ओनली लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक जनरल एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे हम लिखें कोई सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में सभी लाइंस, जितना भी लाइन हो उसका सेट अगर हम ए ले लें, ठीक है, सब सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन को सेट ए हम मान लें, और एक रिलेशन ऐसे लिखें आर इक्वल टू, हम ऐसे लिखें कि ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है। मतलब हम बोल रहे हैं एक रिलेशन ऐसा, मतलब कोई लाइन किसी लाइन से रिलेटेड तब होगा जब वो अपने आप का, वो कोई लाइन किसी लाइन से रिलेटेड तब होगा जब लाइन ए लाइन बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो सोचो इस रिलेशन से हम एक प्लेन में ढेर सारा लाइन लिए हैं, तो सोचो क्या सारा लाइन अपने आप का पैरेलल होगा क्या, ऐसे बोल सकते हो। कोई एक लाइन है तो ये लाइन को इसी पे एक लाइन बना दो, या यही लाइन को दोबारा लिख दो, तो ये खुद का तो पैरेलल होता ही है, सारा लाइन अपने आप का पैरेलल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा, और पैरेलल लाइन का डिफिनीशन यही होता है कि उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सारा लाइन अपने आप से रिलेटेड होगा, ठीक है, सारा लाइन जितना भी लाइन होगा वो अपने आप से रिलेटेड होगा। तो हम लोग बोलेंगे मतलब सारा लाइन अपने आप का पैरेलल होगा, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के भी पैरेलल हो जाए, तो रिफ्लेक्सिव में तो ये होता ही है कि रिफ्लेक्सिव में बस क्या चाहिए कि सारा अपने आप से हो जाए, सारा अपने आप से रिलेटेड हो जाए, बाकी अदर से होता है तो उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं और इससे तो पूरा क्लियर होगा। जैसे हम ले रहे हैं ए बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
ए इज परपेंडिकुलर टू बी अगर हम लें तो सोचो सारा लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होता है क्या? एकदम नहीं होता है। कोई लाइन है ये अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इसको अलग एक लाइन लेंगे तो ही परपेंडिकुलर हो पाएगा इसके ये। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सारा लाइन अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा, तो बोलेंगे ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम ले आर इक्वल टू 1 2 आर नहीं ए, सेट ए है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, बस ये ले लिए सेट ए। और हम लिखें आर इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी। ए बी से तब रिलेटेड होगा जब ए बी से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन को कैसे लिखोगे या पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो हमको देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब सोचो ए बी से तब रिलेट हो रहा है जब ए बी से डिविजिबल हो, तो 1 1 से रिलेटेड हमको देखना है कि है कि नहीं, 2 2 से रिलेटेड है कि नहीं। तो देखो ए बी से रिलेटेड होने के लिए चाहिए क्या कि ए इज डिविजिबल बाई बी, तो हमको 1 1 से रिलेटेड कब होगा, जब 1 इज डिविजिबल बाई 1 हो जाए। तो कोई भी नंबर आप जानते हो अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है, जैसे 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आएगा। तो कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है तो हम लोग बोल देंगे कि ये इसमें का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होता है तो 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से डिविजिबल होता है तो 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 4, 5 5, 6 6 एंड 7 7। और भी हो सकता है क्या, तो 2 रिलेटेड टू 1, क्योंकि क्या बोलोगे 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और क्या बस हो गया, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 3 भी 1 से डिविजिबल होता है। और क्या हो सकता है, तो 4 इज डिविजिबल बाई 1, इवन कि 4 इज डिविजिबल बाई 2 भी होता है, तो 4 1 होगा और 4 2 भी होगा, फिर 5 1 होगा, फिर 6 1 होगा, 6 1 होगा, और 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, तो 6 2 भी होगा और 6 3 भी होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 7 1। तो ये जो लिखा हुआ था ये रिलेशन ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाई बी, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आर को हम ऐसे लिखे, कैसे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। अब फिर एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा आया, हमको एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सारा एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल हो जाना चाहिए। यहाँ सारा एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल हो गया तो क्या बोलेंगे कि ये सारा नंबर अपने आप से रिलेटेड हो गया तो हम लोग बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, तो नहीं है, क्योंकि ये है और एक्स्ट्रा भी है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये लिखा हुआ था, इसको चेक करना होगा, चेक करोगे ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो ऐसे चेक कर लोगे, पहले लिख दोगे रिलेशन को और देख लोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और आर इक्वल टू देखते हैं ऐसे, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ऐसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी। और ये कैसे रिलेट होगा, तो तभी ये हो पाएगा जब ए बी से छोटा हो या नहीं तो बराबर हो, ठीक है। तो इसको अगर लिखना है, देखना, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो पहले लिखो इस रिलेशन को। बोल रहा है ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब ए बी से छोटा या बराबर हो, लेस देन और इक्वल टू हो। तो सोचो सारे नंबर ये जितने भी ए में है 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी अपने आप के तो बराबर होंगे ही। तो सोचो 1 1 से रिलेटेड हो सकता है क्या, तो देखेंगे 1 1 से छोटा या बराबर होता है क्या, तो 1 1 से छोटा या बराबर, एकदम ये करेक्ट है, 1 1 से छोटा नहीं होता है लेकिन बराबर होता है।
और ये जो साइन होता है इसका मतलब ही होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक हो, लेस देन हो तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा और इक्वल टू भी हो तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो 1 1 के इक्वल टू है तो बोलेंगे 1 1 से रिलेटेड होगा, यानी बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 1, वैसे ही 2 रिलेटेड टू 2, ठीक है, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है। फिर 3 रिलेटेड टू 3, 4 4, 5 5, 6 6, सॉरी 5 5, 6 6 और 7 7, ठीक है। सारे एलिमेंट अपने आप के बराबर तो होंगे ही, तो ये सब हम लिख दिए। तो इतना हो गया, अब आगे क्या हो नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वैसे नॉलेज के लिए एक दो हम लिख देते हैं, और आगे लिखना हो, अगर लिखना हो पूरा की ये पूरा रिलेशन कंप्लीट करो लिखो, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लोग को ऐसे ऐसे ए और बी सेलेक्ट करना है कि ए बी के बराबर हो, तो बराबर वाला तो सारा हम लिख दिए। और ऐसे भी हो सकता है कि ए बी से छोटा हो, तो क्या कर सकते हो 1 2 कर सकते हो, देख लो 1 2 से छोटा है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, तो 1 3, 1 4, 1 का सबके साथ 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7, ठीक है, ये कर सकते हो। फिर 2 किससे किससे रिलेटेड होगा, तो 2 1 से नहीं होगा, सॉरी 2 1 से नहीं होगा, 2 2 तो लिख ही दिए, 2 3 से होगा, क्योंकि हमको ऐसा लेना है कि ए बी से छोटा हो या नहीं तो बराबर हो, ठीक है, ए बी से छोटा हो या नहीं तो बराबर हो। तो यहाँ पे ऐसे अब आगे लेना है, ए के जगह पे 2 लिए तो बी के जगह पे ऐसा लेना है कि बी या तो ए से बड़ा हो या बराबर हो, तो बराबर वाला तो ले लिए हैं, तो अब 2 3 लेना पड़ेगा। फिर आगे 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, फिर 3 के साथ, तो 3 किससे किससे रिलेटेड होगा, तो 3 1 से नहीं होगा, 3 2 से नहीं होगा, 3 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 3 4 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 4, देख लो 3 4 से छोटा या बराबर है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा, आगे बहुत सारा एलिमेंट्स होगा वो सब लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि बहुत बड़ा है, हमको सिर्फ पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो चाहिए कंडीशन कि सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, वो ऑलरेडी हम खोज चुके हैं, तो क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला टाइप, 5th टाइप देखते हैं, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तो बोलेंगे कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट is said to be symmetric relation if A related to B, then B related to A। ध्यान से देखना क्या बोले हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए लिख दो, ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए हो। मतलब ए बी से रिलेटेड हो तो उसका उल्टा भी सही होना चाहिए, मतलब बी भी ए से रिलेटेड उसमें होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के ही जैसा सिमेट्रिक रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम लोग को डेली देखने को मिलेगा, इसलिए और एग्जाम में भी पूछेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। क्या बोले हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब कहा जाएगा जब ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में ए बी दिख रहा है तो देन बी ए भी दिखना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। मतलब ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, मतलब ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। एग्जाम्पल आप सबको बेटर समझ में आता है तो एग्जाम्पल देखते हैं। कोई सेट ए लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो पहले तो ए क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, 1 1
1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक होने के लिए कि ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए। चलो तो एक रिलेशन लिखते हैं, R1 लिखते हैं ऐसे 1 1, या पहले 1 2 लिखो, 1 2 लिख दो, 2 1 और 2 2। ठीक है, R2 लिखते हैं 1 3 2 3 3 3 3 2 और 3 1। ठीक है, R3 फिर लिखते हैं और 1 1 2 1 3 2 और 1 2। ठीक है, काफ़ी है इतना, फिर बाद में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे A इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3, अब इसका A क्रॉस ए ले लिया। अब चेक करना है कि ये R1 R2 और R3 ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बस एक ही चीज़ हम लोग देखे हैं कि अगर A B से रिलेटेड हो तो उसका उल्टा भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए, मतलब A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है, तो बस अब हमको खोजना है 2 1 से रिलेटेड है कि नहीं। तो देखो 2 1 से बगल में ही रिलेटेड है, तो 1 2 भी है 2 1 भी है, मतलब इसका उल्टा अवेलेबल है। तो हम लोग बोलेंगे, अभी नहीं, अभी पूरा चेक कर लो, एक भी गड़बड़ मिला तो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, कितना भी ऐसे 1 2 2 1 2 3 3 2 उल्टा हो जाए और एक का भी उल्टा नहीं मिले तो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखो 2 2 है तो इसका उल्टा तो 2 2 ही होगा, तो 2 2 है इसका उल्टा 2 2 ही होगा, तो ये खुद तो है ही यहाँ पे। तो हम लोग बोल देंगे इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका उल्टा अवेलेबल है, यानी इसको क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं 1 3 है तो खोजो कहीं पे भी, ये 1 3 है तो इसको खोजो कि इसका उल्टा 3 1 है कि नहीं इसमें। अब जरूरी नहीं कि बगल में ही मिले, कहीं भी मिल सकता है, पूरे आकाश पताल सब जगह खोजो, जहाँ मिले वहाँ से निकाल के लाओ। देखो 1 3 है तो देखो 3 1 है क्या कहीं पे भी, देखो इधर है, दिख रहा है, तो 1 3 और 3 1 दोनों है, मतलब 1 3 का उल्टा अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अभी एक देखकर ये नहीं बोल देना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी देखो आगे और देखो, यहाँ पे 2 3, तो 2 3 है, अब 2 3 है तो इसका उल्टा खोजो, इसका भी उल्टा है 3 2 है। ठीक है, अब ये दोनों का उल्टा मिल गया, फिर अब 3 3 है तो 3 3 का उल्टा तो 3 3 ही होता है, तो ये भी है, यानी कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका उल्टा अवेलेबल है। तो इसको बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोल देंगे। चलो ये 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है ही, 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, तो 2 1 का उल्टा 1 2 देखो यहाँ पे है। 3 2 आ गया, अब 3 2 का उल्टा होता है 2 3, 2 3 इसमें नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, चश्मा वश्मा लगा के देखो अच्छे से, कहीं पे भी नहीं है 3 2, तो 3 2 का उल्टा, यानी हम लोग बोल देंगे इसमें 3 2 का उल्टा नहीं है, तो बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसका कारण भी लिख सकते हैं, लिखेंगे बिकॉज 3 रिलेटेड टू 2, बिकॉज 3 रिलेटेड टू 2 बट 2 नॉट रिलेटेड टू 3। देखो कैसे लिखना है, कारण अगर पूछे तो कैसे लिखना है, तो बोलेंगे कि 3 रिलेटेड टू 2 है लेकिन इसका उल्टा यानी कि 2 रिलेटेड टू 3 नहीं है, तो बोल देंगे इसी कारण से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो R4 हम लिखें 1 1,
सिर्फ 1 1 लिखें, क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो एकदम होगा, क्योंकि 1 1 इसका उल्टा तो यही होता है, तो इसका उल्टा अवेलेबल है तो बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, R5 हम लिख दें, मान लो ये 1 1 2 2 3 3, तो इसमें भी सबका उल्टा अवेलेबल है, तो ये भी क्या होगा? ये भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हो कि जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है सारा सिमेट्रिक होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये भी होता है। R6 एक दे दो, 1 1 2 2 3 3 और एक और लिख दो 3 1। देखो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है, तो एक्स्ट्रा की वजह से रिफ्लेक्सिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 1 है और इसका उल्टा 1 3 नहीं है। इसका उल्टा 1 3 भी होता तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी इसको बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब कहा जाएगा जब सारे मतलब जितने भी एलिमेंट है, जैसे ए रिलेटेड टू बी है तो उसका उल्टा अवेलेबल हो जाना चाहिए। उसका उल्टा अवेलेबल अगर उसमें हो जाए तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलो अब कुछ जनरल एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे हम लें आर इक्वल टू, सॉरी पहले सेट ले लो, सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, और वही एग्जांपल ले रहे हैं जो पहले लिए थे। R1 इक्वल टू लें ए रिलेटेड टू बी, ए और बी दो लाइन है और दो लाइन एक दूसरे से कब रिलेट होगा, तो इसके लिए लिख रहे हैं ए पैरेलल टू बी। ठीक है, ये और एक और दूसरा भी ले लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी से तब रिलेट होगा जब ए बी के पैरेलल हो। अब सोचो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड हो तो उसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए। अब सोचो यहाँ पे हम लोग R1 जब लिखेंगे तो R1 में वही सारा एलिमेंट लिखा जाएगा जो मतलब वही सारा लाइन एक दूसरे से रिलेटेड लिखा जाएगा जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो मान लो एक लाइन है, दो लाइन है, एक है L1 दूसरा है L2। तो मान लो L1 रिलेटेड टू हो L2, L1 रिलेटेड टू हो L2, और ये कब पॉसिबल, कब इसमें लिखा आएगा? जब A और B पैरेलल हो, यानी L1 पैरेलल हो L2 के। अब सोचो जब L1 L2 के पैरेलल है तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? मतलब L2 L1 के पैरेलल होगा? एकदम होगा। मतलब L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी पैरेलल होगा किसके? L1 के। ठीक है, मतलब जो पैरेलल लाइन होगा वही एक दूसरे से रिलेट होगा, और जितना भी पैरेलल लाइन है वो अगर मान लो L1 L2 के पैरेलल है तो उसका उल्टा तो लिख ही सकते हैं, मतलब L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा उसका उल्टा भी अवेलेबल यहाँ पे होगा, यानी हम बोल देंगे ये कैसा रिलेशन होगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। अब यहाँ पे दो लाइन तब एक दूसरे से रिलेट होगा जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो सोचो एक लाइन है यहाँ पे L3 और दूसरा है L4। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के मान लो परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? L3 रिलेटेड टू L4। अब सोचो एक लाइन L3 L4 के परपेंडिकुलर है तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल होगा? यानी L4 L3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब L3 L4 के परपेंडिकुलर तो L4 भी परपेंडिकुलर टू L3 ऐसा होगा। ठीक है, मतलब L4 रिलेटेड टू L3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी इस रिलेशन के लिए भी जितना भी लाइन एक दूसरे से रिलेटेड होगा उसका उल्टा भी इसमें अवेलेबल होगा, इसका उल्टा अवेलेबल होगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि ये भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो ये भी रिलेशन क्या कहला जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए a इक्वल टू
1 2 3 4 5, बस इतना ही लेते हैं। और आर एक रिलेशन लेते हैं ऐसे, ए बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाई बी। अब ए इज डिविजिबल बाई बी लिए तो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सोचो आर जब लिखेंगे तो मान लो ए इज डिविजिबल बाई बी, तो सोचो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 रिलेटेड टू 2, ठीक है। और भी ढेर सारा होगा बट 4 रिलेटेड टू 2 एक इसमें होगा, आर में एक एलिमेंट 4 2 होगा क्योंकि 4 डिविजिबल बाई 2 होता है। अब देखो इसमें 2 4 होगा क्या, तो इसके लिए देखो 2 4 से अगर डिविजिबल होता है तो ही होगा 2 4। तो क्या ऐसे लिखते हो 2 इज डिविजिबल बाई 4, 2 4 से डिविजिबल होगा? एकदम नहीं होगा, ये 1/2 आ जाता है, इंटीजर नहीं आता, इंटीजर आया तो ही डिविजिबल बाई। तो 4 तो 2 से डिविजिबल होता है लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ए इज डिविजिबल बाई बी के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर इसमें तो 4 4 से रिलेटेड है क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 4 होता है, इसका उल्टा भी अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स है, बट सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनीशन होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट का उल्टा अवेलेबल नहीं हो तो वो बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ 4 2 का बस एक का उल्टा हम दिखा दिए कि अवेलेबल नहीं है, 4 2 है 2 4 नहीं है, तो इतना काफ़ी है नॉट सिमेट्रिक कहने के लिए, ठीक है। तो इतना से हम लोग बोल सकते हैं ये रिलेशन क्या होगा, तो नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और भी देख सकते हो, एक मान लो रिलेशन लिए आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। चलो ये तो अगर हम पूछे कि ये क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो बस सिमेट्रिक होगा अगर पूछे तो हमको निगेटिव सोचना है, हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं हो, मतलब इसके लिए सोचना है। सिमेट्रिक नहीं हो ये सोचना है, मतलब ये तब हम कह पाएंगे जब किसी एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट हो जैसे 1 2 हो और उसका उल्टा इसमें अवेलेबल नहीं हो तो हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं होगा। एक भी ऐसा सोच पाए तो हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बस सोचते हैं, यहाँ आर इक्वल टू, इसमें एक एलिमेंट 1 2 होगा क्योंकि 1 लेस देन 2 होता है। अब देखो इसका उल्टा अवेलेबल है क्या, नहीं है, इसमें 2 1 नहीं होगा। 2 1 नहीं क्यों होगा, क्योंकि 2 1 से छोटा या बराबर नहीं होता है, 2 लेस देन भी 1 नहीं होता और 2 इक्वल टू भी 1 नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये जो रिलेशन है ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड नहीं है, और ऐसा एक भी खोज पाए तो बोल देंगे हम लोग कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है, मतलब ए से ए में रिलेशन, इस पे ये सब एग्जाम्पल। फिर नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट पढ़े जो होता है 2 का पावर p स्क्वायर, मतलब किसी सेट में p एलिमेंट हो तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा 2 का पावर p स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़े, सबसे पहला इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं हो। फिर देखे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि सारा एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम लोग देखें, फिर नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखें आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि वैसा रिलेशन जिसमें सारा एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो और केवल उतना ही हो, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं हो। फिर हम लोग देखे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब कि यहाँ से इम्पोर्टेंट था ये जो है वो पूछेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। फिर हम लोग देखें सिमेट्रिक रिलेशन,
हाँ ये रहा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग देखें तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आज मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको बनाना। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, बोल रहा है डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो अभी पढ़े नहीं हो तो ट्रांजिटिव छोड़ देना। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है और सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आर इक्वल टू रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू इतना डिफाइंड बाई ऐसे, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करके लिखना और बताना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। दूसरा ये, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसको पॉज करो और पॉज करके अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और बनाओ। एक्चुअली ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये सब भी है। तो इसको अगले क्लास में, अगले क्लास के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अभी बना सकते हो, इसमें जितना बनेगा उतना अच्छा है। अदरवाइज़ अगले क्लास में ट्रांजिटिव जब हो जाएगा उसके बाद से तो हम लोग देखेंगे ये, ठीक है। तो इसको पॉज करो और बनाओ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना ताकि वो सब भी देख पाएँ और सीख पाएँ, ठीक है। और ये चैनल जो है गुरुकुल क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी अपडेट्स आए तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और घर पे ही रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।